वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, अकाउंटिंग इक्वेशंस है ना, लेखांकन समीकरण हम कर रहे थे और बैलेंस शीट को समझा था कि किस तरह के आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट की, एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज़ यानी दायित्व पक्ष में। ठीक। और एक केस फर्स्ट किया था हमने छोटा सा कि यदि 5 लाख रुपए से जो बिजनेस कमेंस स्टार्ट किया जाता है व्यवसाय, तो उसका संपत्ति पक्ष पे क्या असर होगा और साथ में दायित्व पक्ष पर। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने सीखी थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास में कैश, आप चाहे तो कैश इन हैंड भी लिख सकते हो उसको। कैश कितनी थी? 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश आई, संपत्ति आई, संपत्ति पक्ष बढ़ गया। लेकिन टू कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी भी रेज होती है, दायित्व भी उत्पन्न होता है ना। और दायित्व उत्पन्न कैसे होता है ये आपको बताया था ना, कि यदि मान लीजिए व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय को बंद करना चाहता है, तो ये अकाउंटेंट साहब की जवाबदारी यानी व्यवसाय की जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है कि वो जो कैपिटल लेके आए थे वो उन्हें वापस करें। इसलिए हर साल इसको क्लोजिंग डेट पे इसको बैलेंस शीट पे लायबिलिटी में शो किया जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों? अब आप कहेंगे कि भाई पैसा तो व्यवसाय के स्वामी का ही था, प्रोप्राइटर का था। तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। ठीक। अच्छा, एक बात और, प्रोप्राइटर अक्सर हम बोलते हैं, तो आपने देखा होगा ये प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर। ठीक है, फिर उसके बाद में लेकिन हिंदी में आपने देखा होगा जैसे साइन बोर्ड रहते ना, यदि बोर्ड है कहीं पेंटिंग वगैरह की गई है, तो नीचे लिखा रहता है प्रो शब्द, ये देखा होगा आपने, और एक शब्द लिखा होगा पे। ठीक है, तो पे का मतलब यहाँ पे पेंटर से है, उस पेंटर का नाम है जिन्होंने वो पेंट किया हुआ है, तो पे हो गया। और प्रो क्या है? तो प्रो का मतलब प्रोफेसर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ प्रो का मतलब प्रोप्राइटर से ही है। ठीक है, तो प्रोप्राइटर मतलब क्या? व्यवसाय का स्वामी, यानी कहीं प्रो लिखा हो, ठीक है, और उसके बाद में कोई नाम लिखा हो किसी को, तो समझो वही है व्यवसाय का मालिक। ठीक, प्रोप्राइटर, ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस देयर। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपके कैपिटल भी 5 लाख, कैश भी 5 लाख। सेकंड केस हम पढ़ रहे हैं कि 20,000 रुपये का माल उधार खरीदा। ठीक है, 20,000 का जो गुड्स है वो क्रेडिट परचेज किया। अब देखें, यदि कैश परचेज करते तो बिजनेस में गुड्स आया, ठीक है, यानी स्टॉक आया, बिजनेस में गुड्स आया ना, स्टॉक बढ़ गया आपका। ठीक, तो स्टॉक आ गया, तो स्टॉक क्या आपका बताया था कि संपत्ति पक्ष में लिखते हैं इसको स्टॉक, इन्वेंट्री, रहतिया। ठीक है, रहतिया शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसको स्टॉक इन ट्रेड, व्यवसाय में स्टॉक, ऐसा भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कितने का? 20,000 का, 20,000 रुपये का स्टॉक आया, तो इससे 20,000 रुपये का गुड्स आया, तो स्टॉक बढ़ गया। बैलेंस शीट में एसेट साइड स्टॉक लिखते हैं, तो लिख दिया आपने। अच्छा, क्या इससे कैश गई? नहीं, क्योंकि उधार खरीदा है। उधार खरीदते तो ज़रूर हमारी कैश जाती, लेकिन ये वो नगद खरीदते तो कैश जाती। उधार खरीदा है तो कैश नहीं जा रही है। तो क्या हो रहा है कि जो सप्लायर है, जो वेंडर है, विक्रेता जिससे हम माल खरीद कर लेकर आए हैं, वो क्या बन गया हमारा? क्रेडिटर, यानी लेनदार। कितने रुपए का? वही 20,000 रुपये का। तो ये आप देख पाएंगे कि ये हमारे क्रेडिट, एक से खरीदा तो क्रेडिटर, ज़्यादा से खरीदे तो क्रेडिटर्स, और ये कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। बोथ साइड का टोटल इक्विवेलेंट आ गया 5 20 5 20। आ रहा समझ में? तो इस तरह से ये आपको एक एक स्टेप समझा रहे हैं। फिर वो जो स्ट्रक्चर बनेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सब समझना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आप वहाँ पे स्टेटमेंट में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो अपने ये नेक्स्ट कंडीशन हमने बनाई कि
ये स्टॉक यानी गुड्स खरीदा, उधार खरीदा, 20,000 रुपये का खरीदा, ये हमारा स्टॉक बढ़ गया और उसके बाद में हमारे लेनदार भी बढ़ गए, तो संपत्ति भी बढ़ी और दायित्व भी बढ़े और दोनों का बैलेंस इक्विवेलेंट ही होगा। आप जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो फाइनली एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो है वो इक्विवेलेंट ही बैलेंस होगा। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे हम अभी, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट कंडीशन हम कर रहे हैं। हाँ, ये एक अलग आइटम था। बेसिक आपका ये था कि बिजनेस स्टार्ट किया था हमने 5 लाख रुपए से। आ रहा समझ में? चलिए, फिर नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ये कि 50,000 रुपये की, ठीक है, मशीन खरीदी। ठीक है, अच्छी बात है। 50,000 की जो मशीन, और वो कैसे खरीदी हमने? नगद। व्यवसाय में 50,000 की मशीन जो है वो मतलब मशीन आई और कैश चली गई, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ होगा? इससे ये हुआ होगा कि ये जो हमारी 5 लाख रुपए की कैश थी उसमें से 50,000 रुपये चले गए, तो 4.5 लाख रुपए कैश बची। क्लियर है ये? आ रहा समझ में कि 5 लाख रुपए की जो कैश रखी थी उसमें से 50,000 रुपये कैश चले गए। और क्या आगे बिजनेस में? मशीन। तो मशीन भी क्या है? एक संपत्ति है। तो ये 50,000 रुपये की संपत्ति। तो अब देखो, ये टोटल आपका 5 लाख है, लायबिलिटी भी आपकी 5 लाख रुपये ही है। तो इस तरह से दोनों तरफ का टोटल इक्विवेलेंट हो गया। आ रहा समझ में? ठीक है, फिर नेक्स्ट है वो जो उधार लिया था हमने लेनदार से 20,000 रुपये का गुड्स लिया था। नेक्स्ट कंडीशन है, इसलिए हम इसको रब कर ले रहे हैं इस तरफ है। अब ये मान रहे हैं कि अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ गया, मतलब ये 5 लाख रुपए की कैश वाले पे आ गया। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी कैश कम हो रही है तो इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे उसको 5 लाख। ये जो 20,000 रुपये का गुड्स हमने उधार खरीदा था वो लेनदारों का भुगतान कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास में कितनी थी? 5 लाख रुपए थे। तो ये 5 लाख रुपए में से 20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। 20,000 के थे ना? ठीक है, तो 20,000 का पेमेंट कर दिया। तो ये हमारे पास अब कैश बची 480, 4,60,000 कैश बची। स्टॉक, ये वही कंडीशन है जो स्टॉक प्रीवियस वाली। स्टॉक हमारे पास में कितने का था? 20,000 रुपये का। भाई जब पेमेंट करेंगे तो जो गुड्स खरीद के लेके आए थे वो तो रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि पेमेंट भी कर रहे हो, जो गुड्स लेते हो वो वापस भी कर रहा है वेंडर को या क्रेडिटर को, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से ये हो गए हमारे स्टॉक के 20। अब हमारे पास में क्रेडिटर थे 20,000 के, उनमें से पूरा का पेमेंट कर दिया, तो यह आ गया नील, यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं, नील। ठीक है, शून्य। तो इस तरह से अब आप देखें बोथ साइड का टोटल इक्वल करते जाएंगे आप इसको। तो ये कितना आ गया? ये भी 5 लाख, ये भी 5 लाख। आ रहा समझ में? मतलब इसको आपको ऐसा कर देना टोटल, ये 5 लाख और ये भी 5 लाख। आ रहा समझ में? ठीक है, टोटल का टी लगा दें। इस तरह से 5 लाख 5 लाख आ गए। फिर नेक्स्ट कंडीशन है, ये बेसिक आपका 5 लाख लेके चले। आ रहा समझ में? ये किस तरह से कि कैश जो थी आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो 5 लाख में से 20,000 चले गए, 480 स्टॉक तो वो रहेगी अपनी जगह। फिर कैपिटल 5 लाख है, क्रेडिटर थे 20,000 के, उनको पेमेंट कर दिया, तो खेल खत्म। पूरे क्रेडिटर्स को आपने उनका पेमेंट हो गया। चलिए, तो इस तरह से 5 लाख टोटल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन आपको बताते हैं। नेक्स्ट है
व्यवसाय के स्वामी ने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए 50,000 रुपये निकाले व्यवसाय से। तो यहाँ पर क्या हुआ, पर्सनल यूज़ हुआ। तो पर्सनल यूज़ मतलब क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। तो 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपये उन्हें निकाल लिए, तो कितने बचे, 4.5 लाख। कैपिटल जो थी 5 लाख रुपए की थी, उसमें से माइनस कर लिए हमने ड्राइंग्स, DRW शॉर्ट में लिख लो और ऐसा ब्रैकेट बना लो। तो ये कितना आ गया, 4.5 लाख। ठीक है, और बोथ साइड का टोटल इक्विवेलेंट कर दो तो 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए। आ रहा समझ में। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए वो जो क्रेडिटर्स थे 20,000 के, उस 20,000 के लेनदारों को, क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट ना करके आपने उनको बिल्स पेबल इशू कर दिए कि ये रखो भैया बिल्स पेबल, ये 2 महीने 3 महीने का हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो क्रेडिटर्स तो हो जाएंगे 20,000 माइनस 20,000 नील, लेकिन बिल्स पेबल आपके रेस हो गए। बिल्स पेबल जो है, देय विपत्र जो है वो आपके उत्पन्न हो गए, लेकिन कैश नहीं गई। तो कैश जो है आपकी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, बिल्कुल वही की वही बनी रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन। और देखा कि यहाँ पर कैश आपके पास में कितनी थी, 5 लाख रुपए। फिर कैपिटल भी कितनी थी, ये भी थी 5 लाख रुपए। क्रेडिटर्स आप शॉर्ट में CRS लिख सकते हैं। इनको आपने क्या किया, कैश ना दे के बिल्स पेबल देय विपत्र पकड़ा दिए और कहा कि भैया मैक्सिमम जो उसका पीरियड रहता है वो 3 मंथ्स प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस रहते हैं। ये पढ़ेंगे हम, हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में। तो क्रेडिटर्स हो गए नील, लेकिन अब हमारा एक नया दायित्व उत्पन्न हो गया ना कि ये 20,000 रुपये हमें 3 महीने के बाद जो है, 3 महीने प्लस 3 दिन के बाद में पेमेंट करने होंगे। ठीक है, और स्टॉक तो हमारा 20,000 का बना ही हुआ। तो इस तरह से दोनों तरफ का 5-20 ये टोटल आ गया। आ रहा समझ में। मतलब ये कि जो 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स थे, हमने उनको कैश नहीं दी। हमने क्या कहा कि भैया एक काम करो, आप ये बिल्स पेबल पकड़ो, देय विपत्र पकड़ो, तो 3 महीने के बाद और 3 दिन अनुग्रह दिवस के बाद हम ये आपको, या उससे पहले भी हम पेमेंट कर देंगे। तो स्टॉक हमारे बिजनेस में बना हुआ, क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स के नाम से अब वो बंद हो जाएगा उनका लेखा जोखा, क्योंकि वो लेनदार नहीं रहे। लेकिन नया दायित्व, नई लायबिलिटी जो है बिल्स पेबल के नाम से उत्पन्न हो गई, और ये तो देनी ही होगी। ये इसका मतलब ये नहीं कि बिल्स पेबल एक कागज़ का टुकड़ा हमने उनको पकड़ा दिया और कह दिया भैया हो गया फुर्सत, बस मिल गया आपको 20,000 चाकू। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो क्रेडिटर्स के नाम से तो बंद हो गया, लेकिन बिल्स पेबल के नाम से हमारी दायित्व, व्यवसाय का दायित्व उत्पन्न हो गया। इसलिए बिल्स पेबल 20,000 ज़रूर लिखेंगे हम। बोथ साइड का टोटल इक्विवेलेंट करें 5-20 5-20। आ रहा समझ में। चलिए, तो इस तरह से बेसिक बातें थी जो आपने अभी सीख ली। और भी बातें हैं, लेकिन अब आपको बड़जात्या सर की, कुमावत सर की बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत तो वही है ना कि भाई स्कूल में आपके वही एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे आप, और एग्ज़ाम में भी वही आएंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में आपको आपकी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्व करा देंगे। और नहीं तो यदि कुछ सिमिलर होंगे तो आगे आपको बता देंगे कि किसका क्या करना है, और कुछ डिफरेंट होंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। कोशिश रहेगी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की। ठीक, थैंक यू।